अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सबकी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं, जिसने एक तारीख़ी और इंतहाई अहम किरदार अदा किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान एक आर्जी जंगबंदी, वो भी एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका की जानिब से ईरान को ऐसी धमकी दी गई कि अगर ये सीज़ फायर ना होता तो बहुत खदशा था कि बदतरीन नुकसानात हो सकते थे। ऐसे में न सिर्फ जंगबंदी कराई बल्कि मज़ाकरात की मेज़ पर दोनों अतराफ़ को इकट्ठा करना, और आज पाकिस्तान में आज और कल ये मज़ाकरात होंगे, जिसमें हमने देखा है कि नायब सदर JD वैंस, जो कि अमरीकी नायब सदर हैं, पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं और ये अमरीकी नेगोशिएशन टीम को हेड कर रहे हैं, जबकि ईरान की जानिब से उनके जो पार्लियामान के स्पीकर हैं वो और साथ में फॉरेन मिनिस्टर ईरान की साइड से वो ईरान को रिप्रेजेंट करेंगे। इस वक्त क्योंकि सबकी नज़रें इसलिए भी मरकूज़ हैं कि ये आर्जी जंगबंदी क्या मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील होगी या खुदा न खास्ता कोई ऐसे नताइज मुआहदा ना होने की सूरत में निकलें जिसका कि अमरीकी सदर की जानिब से वॉर्न भी किया गया था कि फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो सबसे मस्बत बात इस वक्त नज़र आ रही है वो ये है कि जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसाक डार साहब जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा हैं, और जो पूरी पाकिस्तान का जो मिशन है, जिसने एक अहम मौके पर ऐसी ज़बरदस्त और डायनामिक सिफारतकारी करके दिखाई जिसकी वजह से ये जंगबंदी हो सकी। अब ये देखा जा रहा है और तवक्कुआत भी बहुत हैं कि मज़ाकरात में पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है कि अमरीका और ईरान के दरमियान एक मुस्तकिल जंगबंदी हो। बहुत से ऐसे स्टेजेस हैं और मसाइल हैं जिसका कि हमारे तज्ज़ियाकार ज़िक्र भी करते आए हैं, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि इट्स जस्ट हैव स्टार्टेड, यानी कि आज जो है वो फूद की सतह पर होंगे मज़ाकरात और कल जो मरकज़ी मज़ाकरात हैं वो होंगे। देखना है कि क्या नतीजा निकलता है। मेक और ब्रेक, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं अब एक सीनियर सफ़ीर हैं मुनीर अकरम साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ इस डिस्कशन का हिस्सा हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, आपका बेहद शुक्रिया। और उनके साथ हैं बाक़िर सज्जाद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और बैनुल अक़वामी उमूर पर बड़ी गहरी नज़र भी है इनकी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुनीर अकरम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। वेरी फास्ट सीज़ फायर, आई मीन द वे इट वॉज आई वुड से पाकिस्तान एक्टेड, इसकी मिसाल ज़रा कम ही मिलती है, इसीलिए पाकिस्तान की तारीफ़ पूरी दुनिया कर रही है। दुनिया के ममालिक की लीडरशिप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन करके पाकिस्तान के इस किरदार को सराह भी रहे हैं। हैविंग सेड दैट, आप ये बताइएगा कि व्हाट इज़ द लेवरेज जो कि बिहाइंड द सीन्स प्राइम मिनिस्टर ने और आसिम मुनीर साहब ने इस्तेमाल की, जिसकी वजह से ये सीज़ फायर मुमकिन हो सकी। देखें, हमारी लेवरेज तो एक तरफ देखें, पर जो हमारी जो मेजर एसेट है पाकिस्तान का वो ये है कि हमारे ताल्लुकात, सब जो पार्टीज़ हैं सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये अच्छे ताल्लुकात होने की वजह ये है कि पाकिस्तान ने हर वक्त अपनी जो पोजीशंस ली हैं वो सूल की तहत ली हैं, यूनाइटेड नेशंस चार्टर और इंटरनेशनल लॉ की तहत हमारी पॉलिसी पोजीशंस रही हैं। तो इस वजह से हमने सब जो मुल्क हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। फिर पर्सनल ताल्लुकात भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फील्ड मार्शल ने अच्छे ताल्लुकात सबके साथ रखे। जो मेजर पार्टीज़ हैं, अमेरिका है, ट्रंप साहब हैं, और जो ईरान में जो सरबराह हैं उनकी और IRGC में भी उनकी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो इस वजह से ट्रस्ट है और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो ये करवा सकता था मेरे ख्याल में। अच्छा, तो जनरल साहब, आपने देखा कि इस 40 रोज़ की जो जंगबंदी से कबल जो 40 रोज़ जंग जारी रही, अमेरिका एक सुपर पावर जिसके पास इंतहाई सोफिस्टिकेटेड वॉरफेयर हार्डवेयर मौजूद है जो उसने इस्तेमाल भी किया, लेकिन और ईरान ने जिस तरह से इस जंग के अंदर जवाबी कार्रवाइयाँ की, जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर पुट अप किया, वो भी आपके सामने है। डू यू थिंक दैट बिकेम द रीज़न कि मज़ाकरात के लिए अमेरिका मेज़ पर आने के लिए तैयार हो? मैं आगे भी चैनल पे बता रहा था कि जब तक कि आपके पास सॉलिड काज ऑफ वॉर ना हो उस वक्त तक आप जंगों में नहीं दाखिल होते। अमेरिका के पास तो कोई काज नहीं थी एक्सेप्ट दिस कि नेतन्याहू को खुश करना है या उसके कहने की ऊपर
इनको डायलॉग में लगाया, पहले ईरान को तो डायलॉग के सेंटर में फिर अटैक कर दिया। और जो कॉज ऑफ वॉर ईरान की थी वो तो उनके सर्वाइवल एट स्टेक था, वो तो वॉर मोंगरर नहीं थे, वो तो किसी पे अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको ये पता था कि उनको सफ़े हस्ती से मिटाने की बातें हो रही हैं, तो फिर तो वो डू और डाई वाली बात है ना। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये जंग फिर इस तरह ख़त्म नहीं हुई जैसे अमेरिका या नेतन्याहू इजराइल ख़त्म करना चाहते थे, बिकॉज दे अंडर एस्टिमेटेड द स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस ऑफ द इरानियन नेशन। पहले उन्होंने बहकाया कि ईरान के अंदर जी बिल्कुल मुखालफत है हुकूमत की, ये जो रॉबर हैं उनके खिलाफ है लोग, 32,000 लोग इन्होंने मार दिए हैं, प्रोपेगेंडा किया, पैसा दिया, सब कुछ किया, और अल्टीमेटली जब वो काम न चला तो फिर उन्हीं पे अटैक कर दिया। बच्चियां 175 एक स्कूल की मार दी, और यूनिवर्सिटियों पे हमले, और हुकूमत के मुखालिफ भी वहाँ थे, हर मुल्क में होते हैं, वो भी इकट्ठे हो गए। बल्कि वही नहीं इकट्ठे हुए, पूरी मुस्लिम दुनिया जो है उनकी सिंपथीज ईरान के साथ किए, चूंकि वो अंडरडॉग थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये मिसकैलकुलेशन अमेरिका के अनवारंटेड ये था। और खुदा ने करम किया कि पाकिस्तान का, जैसे मुनीर भाई बता रहे थे, एक पिवटल रोल इसलिए है कि हम पीस लविंग नेशन है, और हम हमेशा यूएन के चार्टर की बात करते हैं, हम यूएन की रेजोल्यूशंस की बात करते हैं, चाहे वो कश्मीर पे हो या पैलेस्टाइन पे हो। सही जनरल साहब। तो बाकर ये जो मज़ाकरात हैं जिस पे दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं, बिकॉज दुनिया भी इससे ज़ाहिर है मुतासर हुई है इस जंग से, इस आर्जी जंग बंदी के लिए उम्मीद रखी जा सकती है कि ये मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील हो जाए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ईरान के लिए इस वक्त ये जो है एक, जैसे उन्होंने भी कहा कि सर्वाइवल की जंग थी, जनरल साहब ने कहा, सो फॉर देम इट इज़ एन एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, लेकिन अमेरिका के लिए कोई एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। सियासी हो सकता है, मुआशी हो सकता है उनके लिए, बट नॉट उनकी बका की जंग ये यकीनन नहीं है। तो ऐसे में क्या आप समझते हैं कि अभी भी जो अमेरिका है इस मज़ाकरात में उसका पलड़ा थोड़ा भारी होगा, उसके पास लेवरेज ज़्यादा होगी टू क्रिएट दैट प्रेशर? नहीं नादिया, मैं इस आपके असेसमेंट से डिसएग्री करता हूँ। अमेरिका नहीं बल्कि ईरान यहाँ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के साथ इस जो है डायलॉग में एंटर हो रहा है। आपने देखा कि उनकी यहाँ पे जितनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनकी बेसिस थी, वो काफ़ी हद तक डैमेज हुई हैं। उनकी सबसे बढ़ के प्रेस्टीज यहाँ पे डैमेज हुई है इस रीजन में। एक सुपर पावर थी, उनके एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो डिक्टेट करेंगी टर्म्स, लेकिन ना तो वो वॉर को डिक्टेट कर सकी, ना उसके आउटकम को डिटरमिन कर सकी, ना उनकी वो जो एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्ट्री थी उसके मुताबिक वॉर चली। तो इस वक्त अमेरिका की प्रेस्टीज एट स्टेक है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत हो रही है। जो लास्ट कोई पोल्स वगैरह मैंने देखे थे, लाइक 70% प्लस जो थे लोग वॉर की मुखालफत करते थे। तो अंदर जो पॉलिटिकल डायमेंशन भी है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वो भी इन अमेरिका को फेवर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ईरान जो है एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इसलिए लेके साथ आ रहा है कि जहाँ पर अमेरिका की जो अलायंसेस थे वो फ्रैक्चर या अंडर स्ट्रेस थे, ईरान ने जो एक नेटवर्क खड़ा किया था जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, वो पूरी तरह उनके साथ खड़ा रहा। तो यहाँ पर जब आएंगे वो लोग तो एक इस पर्सपेक्टिव के साथ शायद वो बातचीत करे। ईरान इसीलिए आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एडवांटेज में है। और साथ साथ ये आप देख लें जो लेबनान पे हुआ कि लेबनान पे वायलेशन हुई उस एग्रीमेंट की, तो ईरान ने ही बाद में अपना वेट डाल के कम से कम बैरूत पे और ज़ाइया में बमबारी रुकवाई है इस वक्त। और अभी वो चाह रहे हैं कि लेबनान पे कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। तो मैं आपकी इसलिए कि अमेरिका जो है इसे अपर हैंड के साथ इसमें आ रहा है, वो नहीं, इस तरह से बात नहीं है। अच्छा, आपको ये लगता है कि बिल्कुल अपर हैंड से नहीं आ रहा, एंड उनके लिए भी एक फेस सेविंग भी है और उनके अपने मसाइल भी हैं। लेकिन मुनीर अकरम साहब, हैविंग सेड दैट, देखिए आज जेडी वैन साहब जब निकल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, रवाना हुए अब से कुछ देर कबल, तो उन्होंने कहा कि क्लियर गाइडलाइंस के साथ सदर ट्रंप की जानिब से वो इन मज़ाकरात का हिस्सा बन रहे हैं और पुरुम्मीद भी हैं कि मज़बूत मज़ाकरात होंगे। अगर ईरान नेक नियति से है तो वो भी चाहते हैं कि नेक नियति से ये मज़ाकरात यानी अमेरिका भी आगे लेकर चले। एक 15 नुकाती प्लान अमेरिका की जानिब से प्ले हुआ, उसकी जवाबी प्लान 10 नुकाती ईरान की जानिब से। इनिशियली तो इस सबको ये समझा जा रहा था दोनों अतराफ को कि इट्स नॉट डूएबल, बट इस पर बात करने के लिए, मज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इट्स क्वाइट अ वाइड गैप बिटवीन द टू,
right? क्या पाकिस्तान या इस्लामाबाद will be able to bridge this gap? देखिए, ब्रिज द गैप में हमारा रोल तो एक फैसिलिटेशन का होगा। ब्रिज द गैप वो तो दोनों तरफों, जो दोनों पार्टीज हैं, मेन पार्टीज, उनको देखना होगा कि वो जंग बंदी कितनी उनके लिए ज़रूरी है। प्रेशर दोनों तरफ है ठीक। जंग बंदी के लिए। ठीक। अब ये देखना होगा कि वो तैयार हैं या नहीं तैयार हैं अपनी पोजीशंस में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ले आकर एक कन्वर्जेंस निकालना। इसमें हमारा रोल एक फैसिलिटेशन का होगा। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान पे नहीं है, पार्टीज की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पार्टीज की होती है इसमें। Right. अब जो मसले सामने हैं वो बिल्कुल साफ हैं। पहली चीज़ तो हमने इस सीज़ फायर को मुकम्मल करना है, और उसको मुकम्मल करने के लिए लेबनान का मसला हल करना है, वहाँ वो जो जंग बंदी करनी है, और फिर ईरान को मनवाना है कि जो उन्होंने ऑफ़र किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा इन कोऑर्डिनेशन विद द आर्म्ड फोर्सेस, उसको खोल दें। ठीक। तो ये पहला चैलेंज होगा। Okay. दूसरा फिर हमने ये देखना होगा कि ये सीज़ फायर को हम एक्सटेंड कैसे कर सकें। इसको फ़िलहाल 2 हफ्ते में तो सब मसले नहीं हल होंगे, जाहिर। तो हमने इस सीज़ फायर को आगे बढ़ाना है। जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया था 45 डेज सीज़ फायर, मेरे ख्याल उस तरफ जाना होगा अगर ये मुज़ाकरात को सक्सेसफुल करवाना है। और तीसरी चीज़, जो पोजीशंस हैं, मुख्तलिफ पोजीशंस जो हैं, उस पे काफ़ी गहरी मुज़ाकरात की ज़रूरत होगी। कुछ मसले हैं जिसके ऊपर पहले भी मुज़ाकरात हुए हैं और कुछ अंडरस्टैंडिंग्स के तरफ पार्टीज़ मूव की थी, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर इशू के ऊपर। पर जो बाकी जो मसले हैं उनको भी एड्रेस करना होगा। जो ईरान की डिमांड्स हैं रेपरेशंस के लिए, अश्योरेंस के ये वापस नहीं होगा हमला, हॉर्मुज़ को खोलना है, फिर पूरे खित्ते की सिक्योरिटी जो है उस पे भी मेरे ख्याल में तवज्जो देनी होगी। Okay. क्योंकि सब ईरान और खलीज के ममालिक सब की सिक्योरिटी इसमें फंस गई है, तो उसको भी हमने देखना होगा किस तरह से निकाले जाए। एक पीस एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या होगी आगे ज़माने में। अब क्या हो सकता है कि ये वापस ना हो इस किस्म की जंग। ये जो आपने जिक्र किया मुनीर अकरम साहब, मैं जनरल साहब की तरफ आपकी तरफ आती हूँ। जनरल साहब, यानी 28 फरवरी से जो पहले के मामलात थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ, इतने भी मुख्तलिफ नहीं थे, लेकिन उसमें कहीं हॉर्मुज़ का जिक्र नहीं था। ये तो चैलेंज इस अग्रेशन के बाद जो ईरान के ऊपर हमला हुआ, एंड लाइक स्पैनर जिस तरह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश हुई, और उसके बाद हमने देखा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो मुतासर होने लगा, और ऑफ कोर्स फिर इसका एक चेन रिएक्शन जिसमें फूड सप्लाईज भी आ जाती हैं, जिसमें तमाम ममालिक की मईशत भी इन्वॉल्व हो जाती है। ये एक चीज़ है जो लगता है कि इन मुज़ाकरात का, जैसे मुनीर अकरम साहब भी कह रहे हैं, कैन बिकम द सेंट्रल मोड। डू यू थिंक कि यहाँ से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसके लिए था कि आप हॉर्मुज़ खोल दीजिए एज पार्ट ऑफ द CBMs, तो फिर बात आगे बढ़ सकती है, बट ईरान चाहेगा कि इस पर कुछ ना कुछ कंट्रोल उसका रहे। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और पूरी दुनिया के ममालिक जो हॉर्मुज़ का इस्तेमाल करते हैं या हॉर्मुज़ से तेल लेते हैं, वो ये चाहेगी कि ईरान के कंट्रोल में रहे? या देखिए, जंग शुरू करने से पहले एक इंटेलिजेंस असेसमेंट होती है, और उसमें आप ये देखते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स वार के क्या हैं। बिल्कुल। और फिर वो ऑब्जेक्टिव्स अटेनेबल होने ज़रूरी हैं इन ए टाइम फ्रेम। तो ये असेसमेंट अमेरिका की जो थी वो यही था कि ये हम इनको जैसे वेनेजुएला में किया, ऐसे करके तो तेल और ये इसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। और तेल वेनेजुएला का हो या ईरान का हो, वो अमेरिका की अपनी इमीडिएट नीड नहीं है, बल्कि एक यही था कि इसको डिनाई किया जाए टू देयर राइवल जो चाइना है, जिसकी इंडस्ट्री बूम कर रही है और जो ओवरटेक ऑलमोस्ट कर चुका है अमेरिका को इकोनॉमिकली, तो वो डिनाई करने के लिए। अभी ईरान के पास और कुछ भी नहीं था। ईरान तो एक विक्टिम था ना,
پہلے لاسٹ ایئر بھی اسرائیل اور امریکہ نے ان پہ حملہ کیا, انہوں نے تو نہیں کیا. اس دفعہ بھی ڈائلاگ کے درمیان میں آ کے ان پہ حملہ کیا. تو ایران کے پاس 2 ٹرمپ کارڈ تھے, اور تو کچھ نہیں تھا. ان کا ایئر ڈیفنس ختم, ان کی ایئر فورس ختم, ان کی نیوی کے اوپر, اور باقی وہ پکے. ایک یہ تھا کہ امریکن بیسز جو ہیں وہ ان کی مار میں تھی, اور نمبر 2 یہ تھا کہ اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر. جی ابھی یہ امریکہ شوڈ ہیو تھاٹ آف اٹ ارلیئر کہ ہم یہ کریں گے تو وہ اٹیک تو ہمارے اوپر واشنگٹن میں تو گولا ان کا نہیں پہنچے گا, یا میزائل تو کم از وہ یہاں ہمارے ٹروپس ہیں. اور وہ کہہ بھی رہے تھے ایرانین کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو ہم ایسے کریں گے. اور اسٹیٹ آف ہارموز پہ ایک طرف ایران ہے, ٹوٹل ماؤنٹینس ان کا شور ہے, اور وہ ہائیلی ڈیفینڈیبل ہے, اس سے وہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف جہاں اسٹیٹ ہے وہاں عمان کا ہے, تو یہ دونوں کا مل کے تو ایک ان کا رائٹ بھی بنتا ہے. تو میرے خیال میں ابھی ایران یہی کہہ رہا ہے کہ وہاں سے جو گزریں گے عمان اور وہ مل کے, تو وہ کچھ ٹولز وغیرہ لینا بھی شروع کیا انہوں نے. بٹ آئی تھنک کہ یہ بین الاقوامی سطح پہ تو بین الاقوامی راستہ مانا جاتا رہا ہے. جی اور ایران کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو وہ کرتا تو یہ بین الاقوامی الارم کریٹ ہو گیا, بیکاز آف اکنامک کی جو سچویشن خراب ہوئی اور یہ انرجی کی ترسیل رک گئی. تو یہ تھا. تو ابھی میرے خیال میں دونوں کی نیڈ ہے. امریکہ نے طاقت کا استعمال کر کے دیکھ لیا ہے کہ اس سے طاقت سے ساری چیزیں حل نہیں ہوتی, اور ایک ملک کو آپ راتوں رات جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, تو میں بتا رہا تھا ایک چینل پہ کہ وہ ویتنام کو یا افغانستان کو صفحہ سے ہستی سے نہیں مٹے, تو یہ تو 5,000 سال پرانی سیولائزیشن ہے, ریزیلینٹ ہے, 11 کروڑ لوگ ہیں, تو یہ کیسے مٹیں گے؟ تو یہ رانگ اسیسمنٹس تھیں ٹوٹل, اور یہ بالکل رانگ فوٹنگ پہ انوارنٹیڈ یہ اٹیک ہوئے, جس میں اسرائیل سرخرو ہوا, یہ ایران سرخرو ہوا کہ ڈسپائٹ آل دیٹ, اور اس کے ساتھ ہمدردیاں مسلمانوں کی بھی اور پوری دنیا کی بھی لگ گئی. اور ایسے ان کے اتحادی امریکہ کے جو نیٹو کے ہیں, یعنی یہ بالکل ایسے انہونی بات تھی کہ انہوں نے بھی ریفیوز کیا, وہ ساتھ نہیں رہے, اور ساتھ آپ نے اتحادی اس کو بنایا اسرائیل کو, جو کہ وار کرمنل ہے, اور اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کرائم میں کنوکٹ کیا ہوا ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک. ویلکم بیک. لیبنان کے اندر جو ہوا, جو کہ سیز فائر کے لیے جب شہباز شریف صاحب نے یہ کہا اور اس کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی, کل ہم نے دیکھا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی اس کا ذکر کیا, نائب وزیر خارجہ بھی آج اس کا ذکر کر رہے ہیں. لیبنان کے مسئلے کے اوپر جس طرح سے اسرائیل نے فوراً, اینڈ وی آل نو دیٹ دس از اے ویری فریجائل سیز فائر, لیکن جو اسپوائلر کا کردار ادا کیا, کیا اسرائیل واقعی چاہتا ہے کہ اسلام آباد سے کوئی آؤٹ کم نہ نکل سکے اینڈ ان دی ٹاکس شڈ ناٹ پروگریس؟ اسرائیل کے انٹرسٹ میں تو یہ ہے کہ اسکلیشن ہو, وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ چیزیں مسائل حل ہو جائیں, اور وہ ایسی جگہ پہ حل ہوں جہاں پہ وہ خود سے موجود نہیں ہے. انہوں نے جو اس کے وار کے آپ مین انسٹیگیٹر ہیں وہ اسرائیل ہے, اگرچہ امریکہ اس میں شامل ہو گیا, لیکن جو وار کا جو پرائمری انسٹیگیٹر ہے وہ تو اسرائیل ہے. وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی انوالومنٹ کے بغیر ہی کوئی فیصلہ آ جائے, تو لہٰذا اس نے لیبنان کو ایز اے ویکر نوڈ سمجھتے ہوئے اٹیک کرنا شروع کیا, کیونکہ ایران کی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی. دوسرا اس کا اسٹریٹجک آبجیکٹو اس میں کہ لیبنان میں اٹیک کرے. لیبنان حزب اللہ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, خاص کر کے صدرن لیبنان, اور وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, تو اپنے ناردرن اسرائیل کی سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے اس نے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. جو آبجیکٹو تھا اسٹریٹجک جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے لیبنان جو حزب اللہ ہے اس کا اور ایران کا جو الائنس ہے یا جو ان کے درمیان ارینجمنٹ ہے اس کو ویکن کرنا, تاکہ لوگوں میں یہ لگے کہ ایران نے خود سے سیز فائر پکڑ لیا اور لیبنان کے لوگوں کو یا حزب اللہ کے جو کیڈرز ہیں ان کو انڈیفینڈڈ چھوڑ دیا. اسی لیے آپ نے کل سے دیکھا کہ ایران کے سفیر نے صبح ٹویٹ کر دی تھی کہ آج ہمارا وفد پہنچ رہا ہے, اور متعدد بار ان کی روانگی وہاں سے وہ جو ڈیلے کی گئی, اور جب تک کچھ بات کو پیش رفت نہیں ہوئی. اور پچھلے 9 گھنٹے میں انہوں نے, میں نے جیسے شاید پہلے بھی ذکر کیا کہ ابھی تک بیروت اور زائیہ پہ کوئی میجر اٹیک نہیں ہوا, اگرچہ سبربس پہ ہو رہے ہیں. پروگرس
एक्सपेक्ट की जा रही है, और जो मंगल को एक टॉक्स होनी थी ईरान, यूएस और लेबनान की, वो अब थोड़ी सी उनको थोड़ा सा पीछे टाइमलाइन कर ली है। तो आज उनकी एक फ़ोन कॉल के ऊपर या टेलीफोनिक एक कॉन्फ्रेंस इन 3 ममालिक की हो रही है, लिहाजा एक अर्जेंसी अमेरिका में भी आ गई है कि इस मसले को पहले हल करेंगे तो फिर कोई टॉक्स में ये जो पाकिस्तान में इनकी टॉक्स होनी है पाकिस्तान की मीडिएशन के साथ, उनमें प्रोग्रेस हो सकती है। ये जो नेक नियति से और जो प्रोग्रेस के लिए मुनीर अकरम साहब अमेरिका के नायब सदर का आना, आई मीन जेडी वैंस अगर पाकिस्तान आ रहे हैं, एक तो इससे क्या ये हम समझें कि वाशिंगटन इज़ वेरी सीरियस अबाउट these negotiations and they want कि there has to be an outcome of these negotiations। और दूसरा ये भी मैं चाहूँगी कि आप इसमें ऐड कर लें कि क्या पाकिस्तान, आपने कहा फैसिलिटेटर ज़रूर है, लेकिन क्या आप समझते हैं एज एन इमर्जिंग मिडल पावर हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आए हैं आपको? जी देखिए, पाकिस्तान की रोल तो बहुत ये पिछले साल से हमारी जो बदलती हुई पावर स्ट्रक्चर है उसमें अहम पोजीशन वो तो नज़र आई है। जब हिंदुस्तान ने हमला किया था पाकिस्तान पे और जो हमने जवाब दिया, उसके बाद में पूरी दुनिया में एक एहसास हो गया कि पाकिस्तान को हमने तो गिनती में नहीं लिया था, पर अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान 7 गुना बड़ा मुल्क है, उसको इस तरह का जवाब दे सकता है, तो फिर पाकिस्तान का तो रोल पूरे खिते में होगा और होना चाहिए। और फिर उसके बाद में जो हमारी डिप्लोमेसी रही है, हमने जो मशरिक़ गुस्ता की जो जंग है उसमें जो किरदार अदा किया, पीस प्लान में शामिल हुए 8 मुसलमान मुल्कों के साथ, उससे भी ज़ाहिर हुआ। और फिर जब ये जंग शुरू हुई है, उसके बाद में हमारी डिप्लोमेसी एक्टिव रही है, बिहाइंड द सीन्स कम्युनिकेशंस हम जारी रखे हैं हमने। तो मेरे ख्याल में ये तो जनरल रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान का रोल अब बहुत अहम है पूरे खित्ते में, ना सिर्फ साउथ एशिया में पर वेस्ट एशिया में, और आप देखेंगे सेंट्रल एशिया में भी हमारा बहुत बड़ा रोल होगा। सो आई थिंक पाकिस्तान ने जाहिर कर दिया है उसकी ताकत और उसकी डिप्लोमेटिक आउटरीच। ओके, तो जनरल साहब, नेबर्स तो हमारे खुश नहीं हैं भारत की तरफ से। जिस किस्म का मेल्टडाउन हम देख रहे थे उनके सोशल मीडिया पर हो, उनके ऑपोजिशन भी अपनी ही सरकार के खिलाफ कि हाउ देयर फॉरेन पॉलिसी इज़ बीइंग कैरिड आउट, क्या आपको समझते हैं कि ये जो पोजीशन है हमारी विद सऊदी अरेबिया, ईरान एंड अमेरिका, एक तरफ हमारा यहाँ पर दुश्मन बॉर्डर है ईस्टर्न साइड के ऊपर और उनकी जिसके साथ नेक्सस है वो भी हम सबको पता है, इस पाकिस्तान फाइंडिंग इट वेरी हार्ड, या हम एक बड़ी टाइट रोप के ऊपर वॉक कर रहे हैं बट वी हैव बीन मैनेजिंग रियली वेल? देखें, जो सफारतकारी है, मुनीर अकरम साहब इसके माहिर हैं, वो इसी में फिनेस है ना कि आप मुश्किल तरीन हालात में अपने आप को संभाल के अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके आप आगे चलें। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, देखें ईरान के साथ और सऊदी अरेबिया का पोल्स अपार्ट थे, पाकिस्तान एक एफर्ट करता रहा है उनको करीब लाने की, और वो माजी में भी शहनशाह ईरान गए सऊदी अरेबिया, उधर से सऊदी किंग उधर भी आए, तो ये आपस में करते रहे। सिमिलरली पाकिस्तान जो है पीस कीपिंग में पाकिस्तान का एक बड़ा रोल रहा है। आप ये देखें कि अर्ली 70s में चीन और अमेरिका का जो रिलेशनशिप था उसमें भी पाकिस्तान ने एक बहुत कलीदी रोल अदा किया था। और प्लस जो ये जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग है उसमें भी हमारा एक वक्त में लार्जेस्ट कॉन्टिजेंट था, और हम तकरीबन पिछले 1960 से लेके अभी तक 46 मिशंस के मेंबर रहे हैं, और हमारे 171 जवानों ने शहादतें दी हैं इंटरनेशनल पीस के लिए। और उनमें से 97 को यूएनओ के हाईएस्ट अवार्ड्स भी मिले हैं। हमारे तकरीबन 2 लाख सोल्जर्स
सर्कुलेट हो चुके हैं इंटरनेशनल पीस में, तो इससे आपका एक इमेज बनता है ना बैन अवी सतह पे। बिल्कुल। और उसकी वजह से पाकिस्तान चूंकि एक्सेप्टेबल था, अमेरिका और ईरान के अंदर भी हम ब्रिज की एक शक्ल, हम एक तो होता है ना फैसिलिटेटर, एक ये है कि ईरान पता है कि पाकिस्तान सिंसियर है, तो हम उनको एडवाइस भी कर सकते हैं कि इस पे आप बहुत हार्ड स्टांस ना ले, आप इसको इस तरह कर दें। अमेरिका को भी अगर ट्रंप की इतनी ज्यादा वो है, उनकी सपोर्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप के साथ, इतनी ज्यादा रेपो है, तो हम उस रेपो का भी फायदा उठा के ये कर सकते हैं कि देखिए ज्यादा इजराइल की बात पे ना चलें, इस खित्ते में अमन तब आएगा, आप जो चाहते हैं हम ईरान को कन्विंस करते हैं, तो इस तरह करके कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली दोनों कंट्रीज की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी कैबिनेट है, उनकी पार्लियामेंट है जो करे। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुनीर अकरम साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी बाकिर सज्जाद से। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर आदिल नजम, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, और बाकिर सज्जाद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर नजम, दुनिया इस वक्त देख रही है कि वेदर इट्स गोइंग टू बी अ मेक और ब्रेक, लेकिन अब तक जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो सदर ट्रंप की जानिब से हों या फिर सीज़ फायर जो आर्जी हुई है उसके बाद के जो आप पिछले 48 आवर्स में देखें, और जेडी वैंस जिस तरह से निकलते हुए भी उनकी स्टेटमेंट थी, लुक्स लाइक कि अमेरिका भी चाहता है कि मुज़ाकरात कामयाब हों और किसी मुआहदे पर या किसी कुछ नुकात के ऊपर ज़रूर अग्रीमेंट हो जाए ताकि अमेरिका को भी इस जंग से एक तरह से एग्जिट मिले। जी शुक्रिया। बिल्कुल मेरे ख्याल में ऐसा ही है, लेकिन दो इसके मैं सिर्फ आपको नुआंसेस हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो ये है कि देखें, मुज़ाकरात से पहले कोई भी फरीक और क्या कहेगा, वो पॉजिटिव ही होगा। वो यही कहेगा हाँ जी हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात सक्सीड हो जाएं, उससे पहले वो और कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आप अगर गौर से सुने तो दोनों साइड्स ने अपना आउट भी रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हाँ जी हम सक्सीड करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये हुआ तो हम फिर तगड़े हो जाएंगे, राइट? कि अगर ईरान ने रीजनेबल हुआ, अब रीजनेबल की डेफिनेशन कौन करेगा, वो करेंगे, और इसी तरह ईरान ने भी किया हुआ है, एंड दैट इज नॉर्मल। उसमें मेरे ख्याल में कोई हमें ना सरप्राइज होनी चाहिए ना शक होना चाहिए। कोई भी पार्टी जो है इतना, खसूसन जब इतना अहम और सीरियस मसला हो, तो वो पहला अपना सिग्नल ये करेगी कि यस आई वांट एन एग्रीमेंट, एंड टू कि लेकिन मेरी लाइंस है, अगर इसको तुमने क्रॉस किया तो फिर हम, ऐसा नहीं है कि हम वी वांट इट एट एनी कॉस्ट। सेकंड चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वही है जो आपने कहा। इस वक्त दोनों फ्रीकैंड ये चाहेंगे कि उनको रैंप आउट मिले। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कि पार्टली तो लगता है कि वो बोर हो गए इससे, और दूसरा आपकी उनकी जो डोमेस्टिक कंसेंसस जो सोचा था उन्होंने कि होगा वो हुआ नहीं। ही वांट्स अ वे आउट, लेकिन ही वांट्स अ वे आउट बाय आल्सो सेइंग कि देखो मैंने कितना बड़ा मार्का किया। कुछ वो वैसे ही कर देंगे, लेकिन ही विल सर्टनली नीड एट लीस्ट हॉर्मुज टू बी टोटली ओपन। ईरान इसी तरह ऑल्सो वांट्स अ वे आउट, क्योंकि जो भी हो उसके अलावा व्हाट इज ऑल्सो ट्रू इज कि जो तबाही हुई है, उनके लोगों पे जो सख्ती है, वो सारी चीजें जो हैं वो कर रही होंगी। सो बोथ ऑफ देम वांट अ वे आउट। असली मसला जो है वो उस पार्टी का है जो टेबल पे नहीं है, एंड दैट इज इजराइल एंड नेतन्याहू। सवाल इन सम वेज बॉटम लाइन ये हो जाएगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे और क्या उनके पास एबिलिटी है टू कंट्रोल नेतन्याहू। दैट इज नाउ ए क्वेश्चन मार्क। वो हमने आप कह रहे हैं एबिलिटी, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं, कथा कलामी के लिए माफी, आप कह रहे हैं एबिलिटी। वी हर्ड दैट यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन इजराइल एंड ट्रंप जो कहेंगे इजराइल करेगा। नहीं, हम ये सोचते थे। मेरे ख्याल में कन्वेंशनल विजडम ये था कि अमेरिका कहेगा तो इजराइल हमेशा मान लेगा, और शायद वो सच भी था, लेकिन नॉट फॉर द लास्ट 2 years। आपने देखा नेतन्याहू चाहे वो बाइडेन के साथ हो चाहे वो ट्रंप के साथ हो, जब वो नहीं मानना चाहते तो वो नहीं मानते। वो था ना ये गजा का पीस प्लान। एट दिस पॉइंट मेरे ख्याल में उसकी लॉजिक ये है कि नेतन्याहू हैज कन्विंस्ड हिमसेल्फ कि दिस इज हिज लास्ट बेस्ट चांस, कि उनका जो वो एक बड़ा प्लान है, ग्रेटर इजराइल कह लें या व्हाटएवर, ये उसका आखिरी बेस्ट चांस है। आप पिछले 6, 7, 8 महीने देख लें, जब कोई निगोशिएशन करीब आती है रेजोल्यूशन के, तो व्हाट हैज इजराइल बीन एबल टू डू?
वो उसको स्कटल करता है, चाहे वो कतर में नेगोशिएटर को जाके कत्ल करना पड़े, वो उसको स्कटल करता है। आपने पिछले 2 दिन लबनान में देखा। सो आई थिंक यस, ट्रम्प वांट्स आउट, लेकिन डज ही वांट इट इनफ कि वो नेतन्याहू जिनके कहने पे जंग शुरू हुई उनको अब कन्विंस कर देंगे कि इसको खत्म कर। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है मुज़ाकरात के हवाले से जो ईरान और अमेरिका के दरमियान आज और कल हो रहे हैं। बाकिर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? व्हाट इज़ द बेयर मिनिमम? जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जिक्र किया डॉक्टर नजम ने भी, ईरान तो चाहेगा कि इट वुड टेक टोल और सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल, और अमेरिका और बाकी की दुनिया ये चाहती है कि इट शुड बी लाइक अ स्ट्रेट, लाइक एन इंटरनेशनल स्ट्रेट जिस पे किसी का कोई अमल दखल नहीं होगा, और वो ना हो जो अभी हमें नज़र आया है। क्या ईरान इस पर राज़ी होगा? मैं नहीं समझता कि ईरान इतनी आसानी से ये जो लीवरेज उसको मिला है, जो उसका एक तरह से आप समझें कि जिसको ये डिस्क्राइब बेशुमार ईरानी एनालिस्ट, क्या आप वेस्टर्न एनालिस्ट भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा बड़ा उसका लीवरेज थी, तो वो उसको इतनी जल्दी से फॉरगो कर देगा। उसके ऊपर किसी तरह से वो रेगुलेशन के लिए अपना एम्फसाइज भी करेगा और उस राइट को रिटेन करने की भी कोशिश करेगा, चाहे वो टॉल की शक्ल में हो या कोई और उसकी सूरत निकले। इसीलिए उसने ओमान के साथ भी बातचीत पहले शुरू कर दी है, इंटरनल अपनी लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं ताकि एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर लें उस सारे अरेंजमेंट को, सिर्फ ज़बानी कलामी ना रह जाए कि जी हम इसको रेगुलेट करेंगे पोस्ट वॉर, तो वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं ना बॉटम लाइन की बात है, तो फेस सेविंग के बहुत से रास्ते निकल आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि ईरान की एक बड़ी थ्रू आउट एक पोजीशन रही है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, और ट्रम्प का जब वॉर में दाखिल हुए तो उनका जो प्रियम्बल था वो ये था कि जी ईरान वाज जस्ट क्लोज टू मेकिंग ए न्यूक्लियर वेपन, तो मैंने इसलिए अटैक कर दिया। तो ये ट्रम्प की खुद भी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियर फाइल के ऊपर, जो कि ईरान ने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी जेनेवा में दिखाई थी, जो ओमान का मीडिएटेड प्रोसेस था, तो वही ले लेते हैं, तो मेरा ख्याल में इनको एक रैंप ऑफ रैंप मिल सकता है। और अमेरिका के लिए इस वक्त जो है ना, जो चॉइसेस हैं वो बड़ी लिमिटेड है। इट्स बिटवीन बैड एंड वर्स। जो बैड चॉइस वो ये है कि आप वो डील पकड़ लें जो आपको जेनेवा में मिल रही थी, जो कि ईरान दे रहा था, जिसके बावजूद आपने अटैक कर दिया। ये जुमेरात की बात थी और इन्होंने सैटरडे को अटैक कर दिया था, और जुमेरात को जो टॉक्स जब हो रही थी उस थर्सडे को काफ़ी पॉजिटिविटी थी, हर साइड पे पॉजिटिविटी थी कि प्रोग्रेस हो रहा है। दूसरी जो वर्स है कि इसके बाद हम उस डील को इस दफ़ा से फिर छोड़ दें और एस्केलेशन की तरफ जाएं। एस्केलेशन का आपने नतीजा देख लिया, पूरी ग्लोबल इकॉनमी चोक होकर रह गई। अगरचे ये पहले 15 या 20% ऑफ ऑयल ट्रेड है, ग्लोबल सप्लाई चेन को भी इतना ही कोई शेयर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन कितना इम्पैक्ट आया तो कोई भी इस वक्त नहीं चाह रहा कि वो एक तरह से जो स्ट्रेस है इकोनॉमी पे वो रहे। तो लिहाजा ईरान के पास ये लीवरेज जो है ना, वो ईरान नहीं छोड़ने लगा। अच्छा, ये आपको लग रहा है। तो लेकिन बाकी जो मिसट्रस्ट है अमेरिका और ईरान के दरमियान, और आपने जेनेवा का जिक्र किया जिसमें ओमान मीडिएशन कर रहा था एंड ऑलमोस्ट रीचिंग अ डील, दैट्स व्हाट देयर फॉरेन मिनिस्टर हैड सेड बिफोर दिस एग्रेशन हैड बिगन। तो आपको लगता है कि अब इसकी अब चांस नहीं है, क्योंकि दुनिया का आपने जिक्र किया कि ऑयल मार्केट्स के अंदर जो नज़र आया, दुनिया की मईशत जिस तरह से मुतासर होने लगी, और डिफरेंट लाइक फर्टिलाइजर सेक्टर जिस तरह से पूरा सप्रेशन में आया, खलीजी ममालिक जहाँ पर उनकी बेसिस के ऊपर और उनकी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर हिट हुआ। ये अब नहीं होगा कि बात हो रही है और बात होने के बाद एग्रीमेंट हो रही है और फिर हमला। यू डोंट सी दैट हैपनिंग एनीमोर। ये चीज़ तो एक खदशा रहेगा कि जो यहाँ कमिटमेंट हो वो किस हद तक मुकम्मल होती है, और जिस तरह डॉक्टर आदिल नजम ने कहा कि स्पॉइलर किस हद तक प्ले करता है। लेकिन अब ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब ये नहीं है कि आप बातचीत भी ना करें। हो सकता हो कि जो बाकी जो फैक्टर्स जो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को शेप कर रहे हैं, जिसका इंटरनेशनल प्रेशर है या उनके अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरफ से प्रेशर है, और जो दुनिया ये आपने देखा ना किस तरह से साई ऑफ रिलीफ लिया दुनिया ने जब ये 14 दिन का सीज फायर हुआ, तो ये सब फैक्टर्स जो किसी तरह से ट्रम्प को मजबूर कर दें कि जनाब अब काफ़ी हो गई।
जो आपने 39 दिन की जंग लड़ ली, आपने कुछ हासिल तो किया नहीं इसमें से, और मज़ीद दुनिया को तबाही की तरफ ना लेके जाएं। जो ट्रम्प साहब ने ट्वीट की थी ना कि सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, उसकी पजीराई अमेरिका में भी नहीं हुई। जो बहुत कंजर्वेटिव किस्म के रिपब्लिकन्स थे उन्होंने भी नहीं की। तो लिहाजा ट्रम्प को किसी तरह की एंडोर्समेंट के इसके एस्केलेशन की नहीं मिलेगी। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल में शेप करेंगे इस एटमॉस्फेयर को और मजबूर करेंगे कि यहाँ कोई डील हो और उसके साथ दोनों पार्टीज कंप्लाई करें। व्हाट्स द बेयर मिनिमम दैट यू आर लुकिंग एट, जिसमें आप कहेंगे कि ओके फ्राइडे सैटरडे की जो ये टॉक्स हैं ये सक्सेसफुल रहीं? मेरा ख्याल में अगर यहाँ पर सीज फायर की एक्सटेंशन हो जाती है, क्योंकि 2 दिन में तो आप ये जितने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं ना, न्यूक्लियर फाइल से लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक, प्रॉक्सी से लेके मिसाइल्स तक, ये सारे के सारे चीज़ें अब इतनी जल्दी नहीं जाने लगी। आपको पता है JCPOA की नेगोशिएशंस कितना तवील चली थी, तो ये 2 हफ्तों में ये मसले हल नहीं होने लगे। 2 हफ्तों में से तो कुछ दिन गुजर भी गए हैं, तो अगले 10 दिनों में ये मसले हल नहीं होने लगे। तो लिहाजा अगर ये अपने आप को, ये भी हमें स्टेटमेंट मिल जाती है ना कि बोथ पार्टीज एग्री टू रिमेन एंगेज्ड एंड दे आर एक्सटेंडिंग द सीज फायर फॉर दीज डेज या दिस टाइम पीरियड, तो मेरा ख्याल में ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी। हमें इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि कम से कम दोनों साइड पे एक डिज़ायर है कि इस इशू को रिजॉल्व करके आगे बढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बाकर सज्जाद साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म होता है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि ये मुज़ाकरात में कम से कम कुछ प्रोग्रेस इतनी ज़रूर हो कि ये जंग बंदी जो आर्जी है वो एक्सटेंड भी हो और मुकम्मल जंग बंदी की तरफ जाया जा सके। पाकिस्तान के इस किरदार को जहां लोग सराह रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की जो जिम्मेदारियां हैं और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उस पर भी कल बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।